हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम का भी कोर्स अपन स्टार्ट कर दिया है। टेली प्राइम विथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब हम आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं, थ्योरी भी बता रहे हैं इसमें आपको, ताकि कॉमर्स और नॉन कॉमर्स दोनों ही लोग इसका लाभ उठा सकें, या जिनका अकाउंटिंग छूट गया है या बहुत साल हो गए हैं उनको पढ़े हुए, तो वापस से वो उसको रिवाइंड कर लें। तो इसके लिए हम कोर्स को ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपकी उसमें थ्योरी भी रहेगी, उसके बाद टेली प्राइम अपन स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका जो लॉजिक जो है, जो आपका बेस है, वो थोड़ा मजबूत हो जाए, तो आपको भी थोड़ा मज़ा आएगा उसको समझने में। तो आप लिंक से देखिए, उसको पूरी वीडियो देखिए। एक आपकी वीडियो जा चुकी है जिसमें हमने आपको बेसिक से स्टार्ट किया है कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होती है। ठीक है, आज हम उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम थोड़ी सी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। और आप कॉमर्स के बैकग्राउंड के हम ये मान के चल रहे हैं इसमें, क्योंकि आप टेली प्राइम का कोर्स है, तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट कॉमर्स का होना चाहिए। और उसके बाद आपको आप उसको जल्दी समझ लेंगे। एक आपको रिवाइंड कर देंगे कौन सी चीज़ क्या है, वापस से आपको समझा देते हैं अपनी ओर से। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस मतलब लाभ कमाने के लिए आप जो भी कुछ कार्य करते हैं, लेकिन वो लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, इसको बोलते हैं पर बिजनेस या व्यापार या व्यवसाय, है ना। और ये बिजनेस जो शब्द है, ये अपने आप में काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है। ये जो बिजनेस शब्द है ये काफ़ी बड़ा है, इसमें सारी चीज़ें आ गई आपकी। आप इसमें वस्तु का निर्माण करते हैं, उसको बेचते हैं, वो भी आपका बिजनेस है। या आप जस्ट वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, ट्रेडिंग वाला काम करते हैं, वो भी आपका बिजनेस कहलाता है। या आप कोई सेवाएं देते हैं, इसमें सेवाएं भी सम्मिलित रहेगी। ठीक है, तो सेवाएं भी अगर आप देते हैं तो भी आपको वो बिजनेस कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि आप चाहते हैं कि हमको लाभ मिले, है ना। या तो वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको बेच रहे हैं, या आप सिर्फ खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। तो इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम बोलते हैं कि एक आपका ट्रेडर है जो कि सिर्फ खरीदता है और बेचता है, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। एक आपका मैन्युफैक्चरर है जो कि बनाता है उसके बाद बेचता है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि अपनी सर्विसेज देता है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा आपका, है ना। अब इसमें क्या है कि आप अगर सेवाएं देते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये एक वैसायिक संस्था है आपकी। ठीक है, या कोई व्यक्ति भी वैसा ही हो सकता है, मतलब सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है एक बड़े रूप में अपन देखें तो। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में ये कहा जाता है कि ये बिजनेस का एक पार्ट है, व्यवसाय का एक पार्ट है ना। अलग से समझने के लिए हमको अगर प्रोफेशन बोल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि उस पर्टिकुलर किसी प्रशिक्षण लेकर जो कोई चीज़ सीखता है, उसके बाद वो उसकी सेवाएं देता है, वो होता है आपका प्रोफेशन। जैसे कि आपका डॉक्टर है, या सीए है, या वकील है, या कोई इंजीनियर है। ठीक है, तो ये ऐसी कोई व्यक्ति सेवाएं नहीं दे उसको दे देगा जब तक कि वो उसकी प्री ट्रेनिंग नहीं लेगा, जब तक कि वो उसको उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि वो कौशल नहीं होगा उस क्षेत्र में, तब तक वो अपनी सेवाएं नहीं दे पाता है ना। तो इसको करने के लिए उसका प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है, एक उच्च शिक्षा होना उसकी बहुत ज़रूरी है, जिसकी उसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं अपन प्रोफेशन। ठीक, अब यहाँ पे बात आएगी कि जब आपका बिजनेस है, आगे जाके आप ये भी सीखेंगे कि एक आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। तो वो जो अपन जैसे जैसे अपन एंट्री करेंगे, समझेंगे, तो आप उसको और समझ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो लोग सिर्फ वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं उसको तो अपन व्यापारी बोलते ही हैं। ठीक है, लेकिन जो संस्थाएं होती हैं जो कि मान लीजिए अनाथालय का काम कर रही है, मतलब या स्कूल, आपके कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, या आपके हॉस्पिटल्स हैं, या आपके क्लब हैं, वाचनालय हैं, पुस्तकालय हैं, है ना। तो इनके लिए ये बोला जाता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से संस्था ऐसी है जो कि सेवाएं दे रही है, लेकिन उसके पीछे उसका लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है ना। वो चाहती है कि सामाजिक कल्याण हो, उसका उसके पीछे का उद्देश्य बहुत अलग है कि सामाजिक कल्याण के लिए कुछ संस्था जो काम करती है वो कहलाती है आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जिनका काम सिर्फ पैसा कमाना है, लाभ कमाना है, वो आपकी ट्रेडिंग कंसर्न कहलाती है, आपकी व्यापारी संस्थाएं कहलाती है। तो कुछ आपकी गैर व्यापारी संस्थाएं होती है, कुछ आपकी व्यापारी संस्थाएं होती है, लेकिन ये सब व्यापार के अंदर ही। ठीक,
एक आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशन वाली जो बात कर रहे हैं ये लोग, इसके लिए ज़रूरी है कि वो उस चीज़ में प्रशिक्षित हो, उसको उच्च शिक्षा को मिले, है ना, उसके अंदर कुशलता हो उस चीज़ की, तभी वो कर सकता है। और एक आप देखते हैं कि ऑक्यूपेशन जो हम लोग बात करते हैं, धंधे वाले जो बात करते हैं, जिसमें कि हमको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई अगर मोची का काम करता है तो उसको बच्चा भी सीख लेगा, वो भी कर लेगा। या कोई नाई की दुकान पे अगर बैठा हुआ है तो उसका बच्चा भी आके वो काम कर लेगा। उसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। दे तो वो भी रहे अपनी सेवाएं, सेवाएं तो वो भी दे रहे हैं, लेकिन वो अपने ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाती है। ये थोड़े थोड़े से इसमें डिफरेंसेस हैं, इसको समझना चाहिए। फिर बात कर रहे हैं वो प्रोप्राइटर की, मतलब मालिक की, है ना, जो भी उस व्यापार का जो मालिक होता है। अगर अपन एकाकी संगठन की बात करें, सोल ट्रेडर की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर जो मालिक होता है उसको बोलते हैं अपन प्रोप्राइटर। अगर वही साझेदारी वाली फर्म में है, मतलब पार्टनरशिप है, तो उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो कहलाएंगे आपके मालिक। अगर कोई कंपनी होगी तो उसमें जो अंशधारी होते हैं, आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कहलाएंगे मालिक आपके। अगर कोई सहकारी समिति है तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो कहलाएंगे आपके मालिक, है ना। तो जो भी उस व्यापार का मालिक होता है उसको प्रोप्राइटर्स के द्वारा ही इंगित किया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं कैपिटल और ड्राइंग्स। ये दोनों अकाउंट जो है वो मालिक से संबंधित अकाउंट है, जिसमें कि आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बड़ा सिद्धांत है इसमें, बिजनेस एंटिटी वाला, जो कि आप आगे पढ़ेंगे जब अपन सिद्धांत पढ़ेंगे तो। इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कि अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में जो हमने शॉप खोली है, जो हमारा व्यापार है, जिसका हम बिजनेस करते हैं, उससे वो कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मालिक को अलग कर दिया जाए। मालिक को भी ऐसा माना जाए कि एक ट्रांजेक्शन के रूप में वो काम कर रहा है। तो इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना जाता है। उसी की वो बात कर रहे हैं कि अगर किसी बिजनेसमैन ने कोई भी दुकान डाली है या कोई भी व्यापार शुरू करा है, तो जितना भी धन उसने लगाया है, उसमें धन के अंदर आपका कैश भी आ जाता है, धन के अंदर आपकी संपत्ति भी आ जाती है, आपकी वस्तु भी आ जाती है। जो भी वो पैसा लगा रहा है, धन लगा रहा है, संपत्ति लगा रहा है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको बोलते हैं कि ये इतनी उसने कैपिटल लगाई है इस बिजनेस में पर्टिकुलर। तो बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। तो बिजनेसमैन जो भी कुछ पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, वो कहलाती है उसकी कैपिटल। ठीक है। अगर मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए कैश लगाया और 1 लाख रुपए का फर्नीचर लगाया, तो 2 लाख उसकी कैपिटल कहलाएगी। जो भी कुछ बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है वो कहलाती है कैपिटल। और ड्राइंग्स हम उसको बोलेंगे जो भी कुछ बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पर्सनल काम के लिए, अपने निजी व्यय के लिए जो भी पैसा निकालता है, या धन निकालता है, या संपत्ति निकालता है, कुछ भी निकाले, गुड्स निकाले, ठीक है, लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, अपने निजी व्यय के लिए निकाल रहा है, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो इसको अपन ध्यान रखें, जब भी इसकी एंट्री करें तो उसका थोड़ा ध्यान रखें आप। अब नेचुरली किसी व्यक्ति ने अगर दुकान खोली है तो अपने खर्चों से संबंधित जितना भी खर्चा इसी में से तो निकालेगा। अगर उसको अपने बच्चे की फीस भरनी है तो अपने दुकान से तो पैसा निकालेगा वो, या दुकान से उसको अगर कुछ राशन का सामान लेके आना है तो वहीं से तो निकालेगा वो पैसा। ठीक है। तो उसके जो घर के खर्चे हैं उसको करने के लिए भी उसको दुकान से तो पैसा निकालना पड़ेगा। तो वो जो भी कुछ निकाल रहा है साल भर में, वो कहलाता है उसका ड्राइंग्स। ठीक। तो ये दोनों आपके जो हैं मालिक से संबंधित है, ऑनर से संबंधित है अकाउंट। गुड्स क्या होता है? जो भी वस्तु का बिजनेस कर रहे हैं, वैसे तो वो वस्तु कहलाती है, किसी भी वस्तु का आप कर रहे हैं बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है। ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? गुड्स बोला जाता है, ताकि वो बाकी वस्तुओं से अलग कहलाए। क्योंकि और भी तो वस्तु आप यूज़ करेंगे अपने बिजनेस में। अगर मान लीजिए कि आप कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, तो जब भी आप कंप्यूटर खरीदेंगे, तो अगर आपने कंप्यूटर बोल दिया और फिर अगर आपने फर्नीचर खरीदा आपने, वो भी तो आपके एसेट्स हैं। तो आप क्लासिफिकेशन कैसे करें? लेकिन गुड्स के पीछे अपना पर्पस क्या रहता है खरीदने का, कि इसको भी बाद में सेल भी करना है। उसके पीछे पर्पस ही ऐसी, इसको गुड्स का नाम दिया जाता है, माल का नाम दिया जाता है, वो भी आपकी वस्तु। तो एक कंप्यूटर का बिजनेस करने वाला अगर कंप्यूटर खरीदेगा तो वो उसको गुड्स बोलेगा। एक फर्नीचर का बिजनेस करने वाला अगर फर्नीचर खरीदेगा तो वो उसको गुड्स बोलेगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है इसकी परिभाषा चेंज हो जाती है। वस्तु के लिए जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसी को मेनली बोला जाता है गुड्स। तो जब आप खरीदेंगे गुड्स को, तब भी अगर आपने गुड्स अकाउंट बनाया, या जब आप बेचेंगे तब भी आप गुड्स अकाउंट को ही बनाएंगे। तो उसमें आप क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस गुड्स के फिर अलग अलग रूप कर दिए गए हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि ये गुड्स का एक ही अकाउंट क्यों नहीं बनाया जाता है, ये अलग अलग बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि साल भर में आपने कितनी परचेस करी या कितनी सेल करी। इसलिए गुड्स के ही और रूप आ जाते हैं आपके, कि जब भी आप माल खरीदते हैं तो उसको आप परचेस से बताते हैं कि हमने खरीदा है,
भले फिर वो आपने कैश में खरीदा हो या क्रेडिट में मतलब उधार में खरीदा हो। ठीक है, जब भी आप माल को सेल करेंगे, बेचेंगे, भले वो कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल हो, उधार पे बेचा हो या आपको कैश मिल गया हो, कैश पे आपने बेचा हो, जब भी आप माल को बेचेंगे तो वो सेल कहलाता है आपका। फिर होता है कि परचेस रिटर्न, अगर आपने कोई माल खरीदा और किसी भी कारणवश अगर आपने उस माल को वापस कर दिया तो वो कहलाता है आपका परचेस रिटर्न। उसको अपन रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि वो बिजनेस से वापस बाहर जा रहा है, ये ध्यान रखें, है ना। तो अगर आपका माल बिजनेस से बाहर जाता है तो आप उसको परचेस रिटर्न, अगर आप वापस कर रहे हैं माल को तो वो कहलाएगा परचेस रिटर्न, या उसको अपन रिटर्न आउटवर्ड भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, आपकी शॉप से बाहर जा रहा है, लेकिन बाहर तो वो सेल के टाइम पे भी जाता है, तो इसलिए इसके आगे आप शब्द का लगाएंगे रिटर्न। अगर आप वापस उसको भेज रहे हैं लेकिन खरीदने के बाद उसको वापस रिटर्न कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका रिटर्न आउटवर्ड्स, इसलिए उसको आउटवर्ड कहा जाता है। बच्चे इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन उनको पैदा होता है, लेकिन आप सब सिर्फ इतना ध्यान रख लें कि अगर आपकी शॉप से अगर माल निकला है लेकिन वो सेल के रूप में नहीं निकला है, मतलब आप बेच रहे हैं तब नहीं निकल रहा है, आपने जब खरीदा था उसको अगर वापस कर रहे हैं तो उसके पहले आप रिटर्न शब्द और लगा दो। भाई बाहर तो जा ही रहा है, आउटवर्ड्स हो ही रहा है, उसके पहले आप रिटर्न शब्द और लगा दो तो कहलाएगा आपका रिटर्न आउटवर्ड, मतलब कि परचेज रिटर्न। और इसी प्रकार से सेल्स रिटर्न, कि आपने माल बेच तो दिया और किसी कारणवश अगर वो वापस आ गया तो वापस बिजनेस में आ रहा है तो इसको बोलते हैं अपन इनवर्ट्स, लेकिन रिटर्न होकर आ रहा है इसलिए अपन इसके आगे क्या लगा देते हैं, रिटर्न इनवर्ट लगा देते हैं, तो वो कहलाता है आपका सेल्स रिटर्न। तो या तो आप सेल्स रिटर्न बोलें या उसको आप रिटर्न इनवर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक होता है स्टॉक, इसी का रूप है, मतलब गुड्स के इतने रूप है। देखिए गुड्स को इन्होंने इतने इतने प्रकार में बांट दिया है, ये इसलिए कर दिया गया है ताकि साल भर में आपको पता चल सके कि आपने वास्तव में कितनी परचेस करी है, कितनी सेल करी है, कितना परचेज रिटर्न हो गया है और कितना सेल्स रिटर्न हो गया है। और आखिरी में जो माल नहीं बिक पाया 31 मार्च तक, आपको जैसे कि पता है कि फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से मार्च तक का होता है, तो जो आखिरी में नहीं बिक पाया वो अगले साल बिकेगा क्योंकि आपका फाइनेंशियल चेंज हो गया है ना, तो वही आपका स्टॉक कहलाता है। तो जो नहीं बिक पाया 31 मार्च तक वो कहलाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, और वही माल फिर 1 अप्रैल के दिन अगले साल जो है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर लग गया आपका, वो कहलाता है आपका ओपनिंग स्टॉक। मतलब स्टॉक एक ही है लेकिन उसको इस प्रकार से बताया जाता है, 31 मार्च एक दिन वही स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है और 1 अप्रैल के दिन वही स्टॉक क्या कहलाता है आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक, ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा आप देख लीजिए कि अब इसमें डेटर्स की बात कर रहे हैं, वो डेटर मतलब जिनको भी आप, जिन पार्टियों को आपने उधार में माल बेच दिया है वो आपके कहलाते हैं डेटर्स। ठीक है, तो जनरली आप नाम सुनते होंगे कि बुक डेट्स कितनी है, मतलब किन किन लोगों से हमको पैसा लेना है, क्योंकि जिनसे भी आपको धन लेना होता है वो आपके ऋणी होते हैं, क्योंकि आपको लेना होता है उनसे, इसलिए इसको बोलते हैं बुक डेट्स, जनरली खाता ऋण मतलब आपका। और बहुत सारे डेटर्स होते हैं जिसके आगे सन्ड्री शब्द भी लगा दिया जाता है, मतलब विभिन्न प्रकार के हमारे देनदार हैं। तो डेटर मतलब होते हैं देनदार, जिनको भी आप उधार माल बेचते हैं वो सारे आपके डेटर्स होते हैं, असेट्स है वो आपकी। और क्रेडिटर्स मतलब जिनसे आपने माल उधार खरीद लिया है ना, बहुत सारे आपके क्रेडिटर्स होंगे तो आप लगा देंगे आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब उनको आपको पैसा देना है, वो आपके लेने वाले हैं, लेनदार है ऐसा बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि उनको आपको पैसा देना है, धन देना है, तो वो आपके ऋणदाता है, मतलब उन्होंने कभी आपको दिया था ऋण, आपको उनको वापस करना है, ये कहने का मतलब उनका। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स आप अच्छे ढंग से समझ लें कि जब भी आप माल अगर उधार पर खरीदते हैं तो वो आपके क्रेडिटर्स कहलाएगी, वो पार्टी आपकी जिनसे आप खरीद रहे हैं, और जिनको आप उधार में माल बेच रहे हैं वो आपके सारे डेटर्स कहलाते हैं। तो क्रेडिटर्स आपकी एक तरीके की लायबिलिटी होती है, इसके बारे में अपन आगे सीखेंगे क्या है। अगला है इसमें लोन। लोन शब्द भी आपने सुना ही होगा, है ना। इसमें भी दो प्रकार हो रहे हैं आपके, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। एक लोन वो होता है जो कि आप किसी फाइनेंशियल कंपनी से ले लेते हैं या बैंक से ले लेते हैं, लेकिन बैंक में अगर आप लोन लेने जाएंगे तो वो ऐसे ही नहीं देगा आपको लोन, कुछ ना कुछ आपको डिपॉजिट करना होगा, कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी के लिए देना होगा, उसको कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखवाना होता है, उसके अगेंस्ट जो आपको लोन मिलता है उसको बोलते हैं अपन सिक्योर लोन, कि कल से अगर आपने नहीं चुकाया तो वो आप पे क्लेम भी कर सकता है ना, तो वो आपको सिक्योर लोन कहलाते हैं। तो किसी फाइनेंशियल कंपनी से अगर आप ले रहे हैं लोन या किसी बैंक से ले रहे हैं तो वो सारे आपके सिक्योर लोन होते हैं। लेकिन ऐसे आपने अपने रिलेटिव से ले लिया है, अपने फ्रेंड से ले लिया है ना, वो कहलाते हैं आपके अनसिक्योर लोन, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो आप पे क्लेम करेंगे, उसके अगेंस्ट आपने कुछ भी रखवाया नहीं है, कुछ भी आपने डिपॉजिट नहीं करा है ना। तो जो भी कुछ आप अपने रिलेटिव से लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से लेते हैं, अपने दोस्तों से लेते हैं, वो सारे आपके अनसिक्योर लोन की श्रेणी में आते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स।
है ना। बिजनेस में जो भी आपके लेन देन होते हैं वो लेन देन कितने प्रकार के हो सकते हैं ये भी समझ लो। अगर वो कैश में हो रहा है ट्रांजेक्शन आपका लेन देन मतलब दो 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 पक्षों का होना है, ठीक है। तब आपको पता ही है कि दो पक्षों के बीच में होता है लेन देन, एक लेने वाला होता है एक देने वाला होता है। किसी भी कंडीशन में अगर आप माल बेच रहे हैं तो एक बेचने वाला है तो एक खरीदने वाला है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो एक देने वाला है पेमेंट, एक लेने वाला है ना। तो कहीं भी कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा उसके बीच में कहीं ना कहीं दो लोगों का संबंध होगा, दो पक्ष होंगे उसके अंदर, है ना। तो अगर वो ट्रांजेक्शन अगर आपका कैश में हो रहा है मतलब डायरेक्टली, या तो आपने कैश से पेमेंट कर दिया या कैश से पेमेंट आ गया है, या फिर आपने चेक से कर दिया हो, चेक को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो या तो आपने कैश से कर दिया या बैंक से कर दिया, वो कहलाएंगे आपके कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर उधार पे हुआ है आपका लेन देन, मतलब बाद में देने वाली बात हो गई है कि 10 दिन के बाद देंगे या 15 दिन के बाद देगा वो, तो वो कहलाता है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, है ना। और एक ट्रांजेक्शन का रूप और भी इसको बोलते हैं अपन बिल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ बिल ट्रांजेक्शन मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, विपत्र की बात कर रहे हैं, जो विनिमय विपत्र के द्वारा जो होता है आपका ट्रांजेक्शन्स, जिसमें आपकी हुंडी भी आती है, जिसमें आपका प्रतिज्ञा पत्र मतलब प्रोमिसरी नोट भी आता है। लेकिन यहाँ मेनली बात हो रही है आपकी विपत्र की। और एंट्री तीनों के केस में सेम ही होती है ना। जहाँ पे कि एक जो लेने वाला जो होता है मतलब जो विक्रेता होता है वो एक रिटर्न एग्रीमेंट बना देता है और उसमें लिख देता है कि इतने दिन के बाद ये मुझे अपना पैसा वापस कर देगा। और जो भी व्यक्ति उससे उधार माल लेता है वो उस पर साइन करता है, उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देता है, स्वीकार करता है उसको, है ना। तो वही बिल जो है एक के लिए देने वाला बन जाता है और एक के लिए लेने वाला बन जाता है कि इस बिल के अगेंस्ट कोई पैसा लेगा। इसलिए आगे अपन समझेंगे इसको जब अपन बिल के ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये कैसे होते हैं। तो इसमें आपका एक बिल से रिसीवेबल और बिल से पेबल, बिल एक ही है लेकिन एक के लिए पेबल हो रहा है एक के लिए रिसीवेबल हो रहा है, क्योंकि एक इस बिल के अगेंस्ट धन लेगा एक इस बिल के अगेंस्ट पैसा देगा, इसलिए। तो आपके मेनली ट्रांजेक्शन जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन और बिल ट्रांजेक्शन। उसके बाद बात कर लेते हैं एंट्री। आपको पता ही है कि जब भी बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है सबसे पहले आप उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं एंट्री करना, है ना। तो कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी लेन देन बिजनेस में हुआ, जैसे आपने उसको बुक्स में एंट्री करी, बुक्स में लिखा, उसको बोलते हैं एंट्री करना, ठीक। उसके बाद बात आ जाती है डिस्काउंट की। कुछ ना कुछ छूट आप देते हैं, रिबेट आप उसको देते हैं सामने वालों को। तो मेनली 2 प्रकार की ही होती है छूट इसमें, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। तो जहाँ भी आपका पर्पस ये रहता है कि हमको कैश जल्दी चाहिए, अगर आपको अपनी पार्टी से कैश जल्दी चाहिए उसके कारण जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, जिसकी की एंट्री आप बुक्स में करते हैं भी बकायदा। एक कैश डिस्काउंट ही ऐसा है जिसकी की एंट्री आप बुक्स में करते हैं। बाकी आप कोई भी डिस्काउंट दे रहे हैं, आप इसके अलावा कोई भी डिस्काउंट दे रहे हैं, आप मान के दे रहे हैं कि वो ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं होती है। आपका इसके पीछे पर्पस ये है कि अपना माल जल्दी से जल्दी बिके, उसके कारण आपने कोई डिस्काउंट दे दिया है, या किसी ने बहुत ज़्यादा मात्रा में माल खरीदा आपने उसके कारण उसको क्वांटिटी के कारण आपने उसको डिस्काउंट दे दिया है। किसी भी पर्पस के कारण आप अगर डिस्काउंट देते हैं वो सारे आपके डिस्काउंट कहलाते हैं, जिसको क्या बिल में भले शो कर दो लेकिन जो बुक्स में एंट्री होती है वो शुद्ध अमाउंट से ही होती है, आपके नेट अमाउंट से ही एंट्री की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई अपन एंट्री नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपन जो है नेट अमाउंट से एंट्री करते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप क्या करते हैं कैश, आप कैश डिस्काउंट आप किसको देंगे, अपने डेटर्स को तो यहाँ पे देंगे। तो डेटर को जिनको आपने माल मतलब उधार बेचा है, या अपन ऊपर जो सीखा था डेटर्स, जिनको आपने माल उधार बेचा है उन्हीं को तो आप देंगे कैश डिस्काउंट, ताकि जल्दी से जल्दी मुझे कैश प्राप्त हो। तो कभी किसी व्यापारी को जल्दी से कैश लेना होता है तो वो अपने डेटर्स को और भी ज़्यादा डिस्काउंट दे देता है, जिसके पीछे पर्पस होता है कि कैश जल्दी से जल्दी मिले। तो चूंकि बुक्स में एक बार उसका अकाउंट खुल चुका है, उस डेटर्स को जब आपने उधार में माल बेचा था तब आपने उसका अकाउंट बुक्स में ओपन कर दिया था, तो जब आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तब भी इसकी एंट्री करना जरूरी होगी, नहीं तो वो जितने का आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो अमाउंट आपका हमेशा पड़ा रहेगा उसके अंदर, है ना। वो जो बैलेंस है आपका पड़ा रहेगा, उस बैलेंस को क्लियर करने के लिए आपको ये डिस्काउंट की एंट्री करना जरूरी होती है। इसलिए बोलते हैं कि कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में होती है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कोई बुक्स में नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको इतने क्लियर करवा दिए हैं, इतना अपना हो गया है। और उसके आगे अभी और भी बहुत ज़्यादा की टेक्नोलॉजी है जिसका बेस बनाना ज़रूरी है अपने को, लेकिन धीरे धीरे समझ के अपन आगे उसको बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपना इतना हो गया है दोस्तों, बाकी के अपन बाद में करेंगे। तो आप बस इसी प्रकार से चैनल पे बने रहें और उसको देखते रहें, उसका लाभ उठाएं।
क्योंकि हमारा पर्पस ही ये है कि आप घर बैठे आराम से सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हम इसी प्रकार से कोर्स यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर का भी कोर्स हमारा चल रहा है और टेली प्राइम विथ अकाउंटिंग हमने शुरू कर दिया है और भी आगे कोर्सेज आपके नए नए आते रहेंगे दोस्तों। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल का लाभ उठाते रहें। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।